Hello student, today I am going to explain you the remaining part human health and diseases. Antibodies. Antibodies are immunoglobulin denoted by capital IG protein which is produced by stimulation of antigen. एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन होते हैं जो एंटीजन के स्टिमुलेशन से प्रोड्यूस होते हैं. इट इज़ बिलोंग टू ग्लोब्यूलिन प्रोटीन. ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन को बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट उन प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबॉडीज़. ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स बट ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर नॉट एंटीबॉडीज. दे में बाउंड टू अ सेल मेम्ब्रेन और रिमेन फ्री. या तो सेल मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं या फ्री रहते हैं. दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स. एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बी लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल्स के द्वारा किए जाते हैं. Antibodies are specific molecule. They combine only with the single type of antigen. एंटीबॉडी जो होती है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन के साथ अटैच होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल मेड अप आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. एंटीबॉडीज जो होते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा बने होते हैं और ये चारों चेन आपस में जुड़ी होती डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा और एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है. टू लॉन्ग चेन कॉल्ड हैवी और एच चेन और टू शॉर्ट चेन कॉल्ड लाइट और एल चेन. इसमें 4 चेन में 2 चेन हैवी होती है जिनको एच कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है. तो शॉर्ट चेन होती है जिनको लाइट या एल चेन कहते हैं. इच पॉलीपेप्टाइड चेन इज कंपोज ऑफ एमिनो एसिड अरेंज इन अ लीनियर फैशन. जो प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो एमिनो एसिड से बनी होती है और ये सभी एमिनो एसिड आपस में लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं. Next one, light chain. Molecular weight about 23,000 made up of 200 amino acid. जो लाइट चेन होती है इसका मॉलिकुलर वेट 23,000 होता है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं वो 200 होते हैं. ऑल इम्यूनोग्लोबिन इज आइदर लेमडा और कप्पा टाइप. जितने भी इम्यूनोग्लोबिन होते हैं या तो लेमडा टाइप होंगे या फिर कप्पा टाइप होंगे. नेक्स्ट वन हैवी चेन. इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है 50,000 to 75,000 और ये जो बनी होती है 400 एमिनो एसिड से बनी होती है. वाई शेप्ड मॉलिक्यूल पजेस एन एंटीजन बाइंडिंग साइट. जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एंटीजन का उसके अंदर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जिसको फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट या फैब भी कहा जाता है. 5 एंटीबॉडीज आर रिकॉग्नाइज. अब तक केवल 5 एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है. वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन. वर्ड वैक्सीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड वैक्सा विच मीन काउ. जो वैक्सीन वर्ड है वो ग्रीक वर्ड वैक्सा से बना है जिसका मतलब होता है काउ. इट प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ डेड और वीकेंड जर्म्स ऑफ डिजीज. इसको प्रिपेयर किया जाता है जो डिजीज के जर्म्स होते हैं या तो उनको वीक कर दिया जाता है या डेड कर दिया जाता है. उसका एक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाता है. उसके बाद उसको हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर इंजेक्टेड किया जाता है ताकि उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो सके. ये जो एंटीजन जैसे उसकी बॉडी में जाते हैं तो उसकी बॉडी में इन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म होने लगते हैं. इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं. द सब्सटेंसेस प्रोवोकिंग प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर कॉल्ड वैक्सीन. ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं उनको वैक्सीन कहते हैं. फर्स्टली एडवर्ड जेनर प्रिपेयर्ड वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स डिजीज. सबसे पहले स्मॉल पॉक्स डिजीज के लिए एडवर्ड जेनर ने एक वैक्सीन प्रिपेयर किया था. नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल वैक्सीन. फर्स्ट वन, वैक्सीन शुड नॉट टॉक्सिक इन नेचर. जो वैक्सीन है उसका नेचर टॉक्सिक नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट. वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन पार्शियल पार्ट ऑफ बॉडी. वैक्सीन से केवल किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं होना चाहिए बल्कि पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होना चाहिए और इस वैक्सीन का जो इफेक्ट होना चाहिए लॉन्गर पीरियड तक होना चाहिए. वैक्सीनेशन शुड बी पेनलेस और इजी. इट शुड बी चीप एंड सोशली एक्सेप्टेड. इट शुड प्रोटेक्ट द होल बॉडी सिस्टम. डोज ऑफ वैक्सीन शुड एज लिटिल एज पॉसिबल. वैक्सीनेशन की प्रोसेस में ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए, इजी होना चाहिए, ये चीप होना चाहिए और सभी के द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहिए. वैक्सीन पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके ऐसी होना चाहिए और वैक्सीन का जो डोज होता है वो कम से कम होना चाहिए.
Types of vaccine. There are three types of vaccine: conventional vaccine, purified vaccine, or recombinant vaccine. Again, conventional vaccine divided into live vaccines or inactivated vaccines. Recombinant vaccines again divided into recombinant polypeptide vaccines या DNA vaccines. Conventional vaccine. In these types of vaccine, whole pathogen used as a vaccine. इस टाइप के जो वैक्सीन के अंदर जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है पूरा का पूरा वैक्सीन के लिए यूज किया जाता है. There are two types of conventional vaccine: live or attenuated या weakened vaccine. It is prepared by the live or weakened pathogens. Example: viral vaccine like polio vaccine, BCG vaccine, smallpox vaccine, yellow fever vaccine, influenza vaccine. इस टाइप के वैक्सीन्स को जो पैथोजन है उसको लाइव कंडीशन में या वीकेंड करके ही पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. दिस वैक्सीन प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी. और इस टाइप की जो वैक्सीन्स होती है पूरे लाइफ टाइम उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. Inactivated or killed vaccine. In these types of vaccine, pathogenic organism killed by heat, UV rays, alcohol, formalin, phenol, etc. इस टाइप के वैक्सीन के अंदर जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसको किल किया जाता है यूवी रेज के द्वारा, एल्कोहल के द्वारा, फार्मेलिन के द्वारा या फिनॉल के द्वारा. आफ्टर किल दिस पैथोजन इंजेक्टेड इन द बॉडी. इस पैथोजन को किल करने के बाद किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो उसकी बॉडी के अंदर जाकर एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सके. एग्जाम्पल: टाइफाइड, कोलेरा, रेबीज एंड प्लेग वैक्सीन एक्सेट्रा. Purified antigen vaccines. In these types of vaccine, pure antigen isolated from pathogen. इस टाइप के वैक्सीन्स के अंदर जो पैथोजेंस है उससे प्योर एंटीजन को आइसोलेट किया जाता है और ये जो आइसोलेटेड एंटीजन होता है उसको ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्टेड किया जाता है. जैसे ही वो ह्यूमन की बॉडी में जाता है तो इसके प्रभाव से ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी स्टिमुलेट होने लगते हैं, मतलब ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने लगता है. एग्जाम्पल: पॉलीसेकेराइड वैक्सीन प्रोड्यूस अगेंस्ट द मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया. जो पॉलीसेकेराइड वैक्सीन होते हैं मेनिंजाइटिस तथा निमोनिया डिजीज के लिए वैक्सीन की तरह काम करते हैं. रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन. इन दिस टाइप्स ऑफ वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. इस टाइप के जो वैक्सीन है इसका प्रिपरेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है. इन दिस टेक्निक जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द पैथोजन. इस टेक्निक में सबसे पहले पैथोजन से जीन आइसोलेटेड किया जाता है इन लिगेटेड विद द सुटेबल वेक्टर. उसके बाद जो आइसोलेटेड जीन है उसको सुटेबल वेक्टर से बाइंड अप कर दिया जाता है. नाउ दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब इस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं. दिस आरडीएनए ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल. अब इस आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए. जैसे ही आरडीएनए का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है अब उसका यूज किया जाता है एज अ वैक्सीन के फॉर्म में. Categories of recombinant vaccine. There are two categories of recombinant vaccine. First one, polypeptide vaccine. In this technique, a segment isolated from pathogen which is responsible for the immunogenicity against pathogens. इस टेक्निक के अंदर से पैथोजेंस में एक सेगमेंट निकाला जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनोजेनिसिटी के लिए, जो कि पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करता है. एग्जाम्पल: हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. नेक्स्ट वन, डीएनए वैक्सीन. इन दिस टाइप वैक्सीन डीएनए और जीन फंक्शन एज अ वैक्सीन. इस प्रोसेस के अंदर जो पूरा डीएनए होता है और जीन होता है वो एज अ वैक्सीन की तरह वर्क करता है. डीएनए लिगेटेड विथ वेक्टर. अब इस डीएनए को वेक्टर के साथ लिगेट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है होस्ट सेल में ताकि वह वहाँ जाकर मल्टीप्लिकेशन कर सकें. उसके बाद जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा उसका यूज़ किया जाएगा डीएनए वैक्सीन के फॉर्म में. एंटीटॉक्सिन. एंटीबॉडी विच न्यूट्रलाइज टॉक्सिन कॉल्ड एंटीटॉक्सिन्स. ऐसे एंटीबॉडी जो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते हैं उनको एंटीटॉक्सिन्स कहते हैं. एंटीटॉक्सिन प्रिपेयर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्टेड इन द बॉडी. ये जो एंटीटॉक्सिन्स होते हैं इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद उसको बॉडी में इंजेक्टेड किया जाता है. एग्जाम्पल: स्नेक विनम यूज फॉर स्नेक बाइट. जब सांप डसता है तो उसके लिए जो एंटीटॉक्सिन यूज़ किया जाता है वो स्नेक विनम से ही प्रोड्यूस किया जाता है. टिटेनस एंटीटॉक्सिन और डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन. नेक्स्ट वन, एलर्जी. The hypersensitive reaction of body for some foreign substance come in contact with the entering them.
जब कोई फॉरेन सब्सटेंस के कांटेक्ट में आप आते हो तो आपकी बॉडी कुछ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, देती है, प्रोवाइड करती है, उसको एलर्जी कहते हैं। एलर्जेंस, एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज एलर्जिक रिएक्शन आर कॉल्ड एलर्जेंस। ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करते हैं उनको एलर्जेंस कहते हैं। एग्जाम्पल डस्ट, पॉलन ग्रेन्स, स्पोर्स, हीट, कोल्ड एंड सनलाइट। ये सभी जो कॉजेज होते हैं इनको एलर्जेंस कहते हैं। कॉजेज, एलर्जेंस आर वीक एंटीजन। एलर्जेंस जो होते हैं वीक एंटीजन होते हैं। फर्स्ट एक्सपोजर टू एनी एलर्जन डज नॉट कॉज एनी एलर्जी। जब आप इनमें से किसी एलर्जेंस के कांटेक्ट में फर्स्ट टाइम जाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर कोई एलर्जी नहीं होगी, बट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। जब पहला एक्सपोजर होता है तो उस समय ये बॉडी के अंदर एलर्जी कॉज नहीं करते, लेकिन अपनी बॉडी इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्म कर लेती है। ऑन द सेकेंड एक्सपोजर टू एनी एलर्जन, जब आप सेकेंड टाइम इन एलर्जन के एक्सपोजर में जाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुकी है इनके लिए अगेंस्ट, तो वो एलर्जिक रिएक्शन शो करेगी। ऑन सेकेंड एक्सपोजर टू एनी एलर्जन कंबाइंड विद द एंटीबॉडी बाउंड मस्ट सेल, जब सेकेंड एक्सपोजर इन एलर्जन से होगा तो आपकी एंटीबॉडी जो है मास्ट सेल से बाउंड हो जाएगी। नाउ मास्ट सेल ब्रेक एंड रिलीज द हिस्टामिन्स। अब ये जो मास्ट सेल होती है ब्रेक हो जाती है और हिस्टामिन्स को रिलीज करती है, विच कॉज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। और ये जो हिस्टामिन्स होता है यही एलर्जिक रिएक्शन को प्रोवाइड करता है जो कि सिम्टम्स के फॉर्म में शो होती है। सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, स्नीजिंग, स्किन रैशेज, वाटरिंग आइज एंड शॉर्ट ब्रीदिंग। जब आपको एलर्जी हो जाती है तो या तो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है, जलन हो जाती है, सूजन होती है, रेडनेस आ जाती है, लगातार छींक आने लगती है, स्किन के ऊपर रैशेज हो जाते हैं रेड कलर के, आंखों से पानी निकलने लगता है, या सांस लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं आप। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं एलर्जी के होते हैं। ट्रीटमेंट, एंटीहिस्टामिन्स मेडिसिन गिवन टू पेशेंट। इस कंडीशन में पेशेंट को एंटीहिस्टामिन्स की जो मेडिसिन होती है वो दी जाती है। ऑटो इम्यूनिटी, सम टाइम आवर इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय सेल्स ऑफ ओन बॉडी। कभी कभी अपना जो इम्यून सिस्टम होता है अपनी बॉडी को सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो इस कंडीशन को ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस अगेंस्ट आवर सेल ऑफ बॉडी एंड स्टार्ट डिस्ट्रॉय देम। इस कंडीशन में अपनी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट से एंटीबॉडीज फॉर्म होने लगती है और यही एंटीबॉडीज अपनी बॉडी के सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है। एग्जाम्पल, बॉडी डिस्ट्रॉयज इट्स ओन आरबीसी। कभी कभी अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है और यही एंटीबॉडी अपनी बॉडी के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसके कारण क्रोनिक एनीमिया होता है। द बॉडी डिस्ट्रॉय इट्स ओन लीवर सेल कॉजिंग द क्रोनिक हेपेटाइटिस। जब अपनी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती है अपनी बॉडी के लीवर सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है तो उससे क्रोनिक हेपेटाइटिस डिजीज कॉज होती है। रोमेटिक फीवर, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्रेटाइटिस, ये भी दोनों जो कंडीशन होती है ऑटो इम्यूनिटी के कारण होती है। सेकेंड, इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यूनोडेफिशिएंसी जो होती है टू टाइप्स की होती है। पहली है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी या SCID। सम टाइम न्यू बॉर्न बेबी आर विदाउट टी सेल्स। कभी कभी जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके अंदर टी सेल नहीं होती है, और टी सेल जो होती है कौन सी सेल्स होती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली सेल्स होती है। जब ये सेल्स बॉडी के अंदर नहीं होगी बच्चे में तो दे आर हाईली प्रोन टू इन्फेक्शन, तो उनमें इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा होता है। तो इस कंडीशन को सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी या SCID कहा जाता है। सेकेंड है एड्स।